प्रोटीन की बात करते हैं तो आज का टॉपिक जो हमारा है प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन्स, इससे पहले हम जो है स्टार्च वगैरह, ग्लाइकोजन वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, ये टॉपिक है, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक जो आता रहता है हमेशा, है ना। तो जो इसमें लिखते हैं, इसमें बोलते हैं कि प्रोटीन एक्चुअल में क्या है। तो जीव जगत मतलब जीवों का जगत जो होता है, में पाए जाने वाले, बोर्ड नहीं आ रहा, एक मिनट, वेट सेकंड भाई। ओके, ठीक है। पाए जाने वाले यौगिक, पाए जाने वाले, कहाँ गया भाई, ठीक है। सर्वाधिक जैव अणु आया नहीं अभी। सर्वाधिक जैव अणु प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, कोई बताएगा क्या है मुख्य स्रोत? दूध, है ना, पनीर, दाल, मूंगफली, जिसे मूंगफली बोलते हैं, है ना। मछली, मछली तो नहीं होता, आदि, इतना कर लो, ठीक है। दूसरा, यह शरीर के यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित है। उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे जीवधारियों के बाल हो गए, ठीक है, त्वचा हो गई, हीमोग्लोबिन हो गया। यानी ये मान के चलो कि प्रोटीन हर बॉडी के हर एक पार्ट में उपस्थित होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इंसान की बॉडी या किसी भी जीव की बॉडी प्रोटीन की ही बनी होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अधिकतर जल स्नेही, कोलाइडली और उच्च अनुभार वाले प्रोटीन होते हैं। वाले प्रोटीन लिखो, लिखो जटिल, जटिल जैव बहुलक होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि यह जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना है। बाकी आप लिख सकते हो कि एक पॉइंट और लिख लो, सभी प्रकार के प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये आगे भी आएगा। इतने पॉइंट आप नॉर्मली याद रखने हैं इसके, ठीक है। तो इसमें जो आगे बात चलता है कि प्रोटीन का संगठन कैसे होता है ना। तो प्रोटीन का संगठन कैसे होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा क्या था, CH था, है ना। ऐसे इसमें क्या होगा कि सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन तत्व भी होते हैं, तत्व भी होते हैं।
ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। जैसे आगे की बात करें हम इसका, हम बोल सकते हैं कि कैसे बन सकता है ये। तो इसको हम कुछ लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, इसका हल्का सा, अगर हल्का मतलब आंशिक जल अपघटन कर दें, ठीक है, तो एक पेप्टाइड बनता है, एक पेप्टाइड बनता है। और पेप्टाइड का फिर से हम कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से जल अपघटन कर दें, ठीक है, तो बनता है आपका अल्फा अमीनो एसिड। ये बात ध्यान रखनी है, ओके, संगठन में, है ना। जब इसका वर्गीकरण करते हैं हम, यानी कब कितने टाइप में आता है, कैसे होता है, वो भी ध्यान रखना है। तो जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो लिखते हैं, अरे लिख तो रहे हो ना बराबर। जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में आएगा कि सबसे पहले आएगा ये कि आणविक आधार पे कैसा है, ठीक है। आणविक आधार का मतलब ऐसे देखो, सबसे पहले लिखें इसमें आणविक आधार, आणविक आधार यानी मॉलिक्यूल बेस पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। पहला रेशेदार प्रोटीन, ठीक। दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन, प्रोटीन है भाई, ठीक है। तो पहला क्या है, रेशेदार, दूसरा क्या है, गोलिकाकार प्रोटीन होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड जो आपका बना था ना अभी आंशिक अपघटन करने पर, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है। इसमें जो है ये पॉलीपेप्टाइड ये कुंडली के रूप में होती है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो आपका रेशेदार प्रोटीन है, ये आपका जो है मान सकते हैं जल में अविलय, ठीक है, और ये आपका होता है विलय। इतनी बात कर लोगे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा आता है आपका जल अपघटन के आधार पर, ठीक है, जल अपघटन के आधार पर, ओके। तो जल अपघटन के आधार पर इसको जो बोला गया है, तो कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे हम मान सकते हैं इसमें कि पहला ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, पहला आपका साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा आपका है इसके अंदर संयुग्मित प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन जुड़ा हुआ, है ना, ग्रुप में जो होता है वो वाला प्रोटीन है, ठीक है। तो संयुग्मित प्रोटीन की बात करें तो इसमें तीन टाइप के बन जाते हैं आपके। पहला न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एंड तीसरा क्रोमोप्रोटीन। तो ये तीन टाइप के इसमें ऐसे हम इसको बांट सकते हैं, ओके। आई बात समझ में। हाँ, तो साधारण प्रोटीन क्या होता है, जरा एक बार देख लेते हैं, ओके। तो साधारण प्रोटीन की बात करें अगर, चमक नहीं रहा, साधारण प्रोटीन की बात करें अगर, तो साधारण प्रोटीन जो है हमें केवल केवल अल्फा अमीनो एसिड देती है, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड देती है। और संयुग्म में क्या होता है, इसके साथ इसमें ना प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन भी होता है, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें प्रोटीन प्लस अप्रोटीन, ओके। इतनी बात ध्यान रखनी है। जिस प्रकार इसको बोलते हैं एक समूह जिसका नाम है प्रोस्थेटिक समूह बोला जाता है, प्रोस्थेटिक समूह भी इसको कहते हैं, ओके। इतनी बात ध्यान रख लेना भैया, ठीक है, कर लोगे।
हाँ, अब दूसरा क्या है कि इसमें ये चलता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, क्रोमोप्रोटीन क्या है ना। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोस्थेटिक समूह है, प्रोस्थेटिक समूह है। तो इसमें जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन है वो क्या देता है ना। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, चल जाओ भाई। हाँ, तो जो पहले वाला है न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे नाम इसका न्यूक्लियो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमें देगा ना, ये हमें न्यूक्लिक एसिड देगा या न्यूक्लिक अम्ल देगा, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल देगा, ये ध्यान रखना है, ओके। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन इसका जो आपका एग्जाम्पल होगा, इसका होगा न्यूक्लिन। क्या एग्जाम्पल है, न्यूक्लिन। इसका जो एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन का वो है माइसिन, ठीक है, माइसिन, ध्यान रखेंगे। और इसका जो प्रोटीन है क्रोमो प्रोटीन का, इसका है आपका क्रोमोसोम्स और हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। ये ध्यान रखेंगे भाई, इस क्रोमो प्रोटीन का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। इसको लिख लेंगे कहीं, ठीक है, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल लिख लेंगे। इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तीनों के तीनों ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ही है हमारा, संयुग्मित प्रोटीन में आते हैं, सब जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन भी है, कुछ अप्रोटीन भी आ जाते हैं। साधारण प्रोटीन केवल और केवल आपको अल्फा अमीनो एसिड से ही मिलते हैं, ये ध्यान रखनी है बात इतनी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो बात इसकी आती है वो आती है भैया आपके स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसकी आती है स्ट्रक्चर की। हाँ, तो लिखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर, ओके। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना। इसमें क्या है, तो इसमें लिखेंगे विभिन्न एमिनो अम्ल के परस्पर रेखीय क्रम में पेप्टाइड बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने से, जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है, या प्रोटीन संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, निर्माण होता है, ठीक है भैया। एक इसमें आगे लिख लेंगे कि प्राथमिक संरचना द्वारा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल की प्रकृति संख्या, की प्रकृति संख्या नेचर नंबर बोलते हैं, और इनकी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, इनकी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, कर लेंगे, ठीक है। तो एट द एंड हम लिख सकते हैं कि इसकी संरचना में हमें, प्राथमिक संरचना में हमें क्या मिल सकता है, एक तो पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, दूसरा, चलो भाई चल जाओ, दूसरा हाइड्रोजन बंध, एंड तीसरा डाइसल्फाइड बंध मिल जाते हैं, ठीक है। ये लिख लो, पेप्टाइड बंध हो गया, दूसरा हाइड्रोजन बंध बॉन्ड हो गया, है ना, और डाई सल्फाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है, कर लेंगे। हाँ, तो ये बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। तो मेनली तो प्राथमिक सेक्शन में ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक सेक्शन जो बनती है उसमें पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध मिल जाते हैं। तो इसकी संरचना है वो हम कैसे दिखाते हैं, तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसकी, तो ऐसे बनती है कुछ स्ट्रक्चर, ध्यान से देखेंगे। चलो भाई, स्ट्रक्चर, हैंग हो जाता है यार।
हाँ, तो स्ट्रक्चर देखेंगे जरा इसकी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम कार्बन चलते हैं डबल बॉन्ड ओ लेके, ठीक है। इससे हम एक नाइट्रोजन को जोड़ते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड में नाइट्रोजन ही होता है, जो कि NH से बनता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसमें पेप्टाइड बंध भी बोले जाते हैं, ये पेप्टाइड बंध ही होने सारे ये। इसे हमने इसे जेड से जे पेप्टाइड, इसको हमने Z1 मान लिया, और एक इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, H भी हो रहा है। तो ऐसे इसको बनाते चले जाएंगे, ठीक है। बना लोगे? ऐसे बनता चला जाता है ये, इसको Z2 मान लो, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर बनते चला जाता है भाई। सी से सी जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ओ जुड़ गया, यहाँ पे फिर N जुड़ गया, ये आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके स्ट्रक्चर की। तो सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें अगर इसकी, द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले लिखेंगे इसको पोलिंग और कोरे, दो हैं वैज्ञानिक, नामक वैज्ञानिकों ने बताया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने बताया, क्या क्या नाम थे, पोलिंग और कोरो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो द्वितीयक स्ट्रक्चर होते हैं आपके ये जो बताते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड, 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 ठीक है, श्रृंखला की व्यवस्था की जानकारी देते हैं, की व्यवस्था की जानकारी देते हैं, ठीक है। ओके। सबसे पहले जिसमें बात करते हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की बात करते हैं। इसमें जो होती है आपकी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। इसमें प्रोटीन संरचना, तो ये कैसी होती है वो देखना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी होती है, इसमें हम लिख भी सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, है ना, ठीक से। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो पहले प्रोटीन बनाई है, जो पहले स्ट्रक्चर बनाई है, ये वाली कहाँ गई वो, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, इसको आगे जोड़ देते हैं। जैसे ये तो बना लिया हमने, तो हम क्या करते हैं, इस वाले नाइट्रोजन से, इससे हम इस वाले को दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो पूरा बन गया एक बार। अब इस वाले हाइड्रोजन एटम से इसको यहाँ से दोबारा करेंगे स्टार्ट, जैसे ओ डबल बॉन्ड सी, इधर नाइट्रोजन, फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन। आई बात समझ में? हाँ, ऐसे फिर से यहाँ से करेंगे CH, यहाँ पे Z3 दे देंगे इसको, Z2 यहाँ पे आ गया, Z3 यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ये बनता चला जाता है आगे तक। N यहाँ पे जुड़ गया इस वाले उससे H, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से C जुड़ गया, डबल बॉन्ड O जुड़ गया, और यहाँ से फिर C जुड़ गया, यहाँ से फिर हमने क्या है S लगा दिया, यहाँ पे क्या आ गया, H4 आ गया, और यहाँ पे जो है आपका ये N जुड़ गया, C जुड़ गया, डबल बॉन्ड O जुड़ गया, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे बननी है ये स्ट्रक्चर, बना लोगे। अब इस स्ट्रक्चर में देखो कि आपको क्या क्या दिखता है। इस स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख रही है, एमाइड बॉन्डिंग भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी दिख रही है, डाइसल्फाइड तो जो आपके जेड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना लेंगे, पूरी बना लेंगे ना। इसमें एक बात याद रखनी है कि ये जो संरचना है बहुत मुलायम होती है, ठीक है। ये जो होती है बहुत मुलायम होती है, लिख सकते हैं कि यह बहुत मुलायम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। टर्सरी संरचना जो तीसरी संरचना जो होती है आपकी, जो आपकी थर्ड है, उसमें आप बना सकते हैं ऐसे, टर्सरी में तृतीयक संरचना। ज़्यादातर स्ट्रक्चर ही बनवाता है, कुछ बोलता नहीं है लिखने के लिए इनके बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो तीसरी वाली है, ये आपकी 3 डायमेंशनल 3D यानी त्रिविमीय होगी, है ना, त्रिविमीय हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, 3D में होगी ये, ठीक है। इसको मोड़ करके बनाया जाता है, वैसे इसको लूप से बनाते हैं।
कैसे बनाते हैं? ऐसे बना के चलो लोब के, जैसे कि आपने बना दिया कि एक सांप की तरह एक गुठली बनी हुई है, जैसे कैसे, ठीक है, ऐसे बना दिया ये कुछ इस टाइप से, ठीक है भाई। ऐसे कुछ हमने इसको वापसी कर दिया, ऐसे बना दिया डबल करके। भाई बात समझ में कुछ नहीं आई? ऐसे बना दिया, इस पे लग दिया कि भाई सी आपका HOO है, और इसमें एक वलय लगा दी हमने, यहाँ हमने एक वलय लगा दी, इसका नाम हिमवलय है, बर्फ की वलय है, ये बर्फ है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने NH2 डाल दी, तो ये इस टाइप से बन जाती है तृतीयक संरचना इसकी, बना लोगे? क्योंकि ये गोलीय आकार की प्रोटीन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। एक इसमें होती है आपकी चतुश्चरकना संरचना, यानी कि जो फोर से बनती है, तो यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा उसके बारे में, ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चतुष्संरचना, ये हो सकता है क्वेश्चन आए कि प्रोटीन क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में वर्णन करो, ठीक है, तब आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड आ रहा था, इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड आएंगे, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, उससे बनती है। इसमें भी सब वही है, इसमें जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है। और इसमें जो है आपका वांडरवाल बक्स आकर्षण बल भी लगेगा, वांडरवाल्स फोर्स यानी कि बल, ये भी अप्लाई होंगे, और आपका वैद्युत संयोजी आकर्षण बल भी लगेगा। तो ये फोर्स इसमें लग जाते हैं, बस इसके क्षेत्र को ध्यान रखिए, आप बुक से चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी इसके अंदर, कर लोगे। इसके बाद आता है इसका जो है आपका परीक्षण, परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। तो परीक्षण जो होता है इसका दो तरीके से होता है, एक होता है बोर्ड यूरेट परीक्षण, और एक होता है आपका जैंथोप्रोटिक परीक्षण। इन दो परीक्षण से इसका हम जो है जैंथोप्रोटिक परीक्षण करते हैं। तो ये नाम ध्यान रखने हैं पढ़ पढ़ के आपको, ठीक है। ओके, कैसे होता है वो भी देख लें। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि इसमें हमने क्या करा, इस वाले परीक्षण में 10% NaOH विलयन लिया, ठीक है। इस विलयन में हमने प्रोटीन ले लिया, ठीक है, इसको गर्म कर दिया, और गर्म करने पर क्या हुआ, इसमें हमने CSO4 मिला दिया, कॉपर सल्फेट। तो हमें जो यहाँ मिलेगा प्रोटीन, उसका रंग जो है भूरे बैंगनी रंग का हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं बॉडी रेट परीक्षण, कर लोगे। इसमें क्या है जैंथोप्रेटिक में, जैंथोप्रेटिक में होता है कि जो आपका प्रोटीन है उसे हमने HNO3 के साथ गर्म करा, ठीक है। तो हमें क्या होता है, पीला रंग मिलता है, क्या मिलता है, पीला रंग। इस पीले रंग का प्रोटीन को हमने फिर क्या करा, NH4OH से साथ मिलाने पर ही नारंगी रंग दे देता है, कैसा, नारंगी रंग। तो ये जैंथोप्रोटिक परीक्षण होता है, ये बात ध्यान रखना। उपयोग इसमें आपको अपने आप करने हैं अब, ठीक है, उपयोग मैं नहीं कराऊंगा, उससे अपने आप कर लेना क्या क्या उपयोग है, ओके। एक इसमें एक टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है विकत्रीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब प्रोटीन को गर्म करते हैं ना हम, इसको जब गर्म करते हैं, यानी प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है, प्रोटीन को गर्म करने पर क्या होता है, इसमें इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, मिलाने पर ये नष्ट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, प्रोटीन का विकृतीकरण, ओके। बात समझ में आई? विकृतीकरण की क्या प्रक्रिया, ये मतलब ये समझ चलो कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया जो प्रोटीन की संरचना है उसको समाप्त कर देती है, संरचना खत्म हो जाती है। आई बात समझ में? उसे बोलते हैं विकृतीकरण। ये दो प्रकार से होती है, एक तो है इसका जो है उत्क्रमणीय, जो आपकी रिवर्सिबल होगी, और एक होगी अणु उत्क्रमणीय, जो आपकी एक बार मिट गई तो खत्म कहानी। आई बात समझ में?